हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमल सेल, जिसमें हम पहले तो एनिमल सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम उसकी हर एक ऑर्गेनेल्स को थोड़ा डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से भी ये सारा कंटेंट लिया गया है। आप इन साइट्स को जाके ना विजिट भी कर सकते हैं जब इन ऑर्गेनेल्स के लिए स्पेसिफिकली आप पढ़ना चाहेंगे, तो उससे यहाँ पे काफी अच्छा डिटेलिंग में आप कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए एनिमल सेल से स्टार्ट करते हैं। तो जो साइज रहता है टिपिकल एनिमल सेल का वो 10 से 20 माइक्रोमीटर रहेगा। किसमें? डायमीटर में। मतलब अगर ये एनिमल सेल है तो ये इतना जो डायमीटर है इसका अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर रहेगा। दे आर नॉट ओनली टाइनी बट ऑल्सो कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट। ये टाइनी तो होते हैं, प्लस इसके अलावा ये बहुत छोटे होते हैं, प्लस कलरलेस होंगे और ट्रांसलूसेंट होंगे। इट इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। और ये क्या है? एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। हम सबसे पहले जब सेल स्टडी करते हैं तो उसके बारे में हमें जो सेल पढ़ने के बाद हमें जो मेनली पढ़ा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो एनिमल सेल क्या है? आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। क्या? दे लैक सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल है लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होता, बिकॉज सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है लेकिन उसमें क्या पाए जाते हैं? सेल वॉल पाई जाती है। एंड दिस अलाउ एनिमल टू डेवलप अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ सेल टाइप्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। और सेल वॉल का नहीं होना प्लांट एनिमल्स में एक ग्रेटर डाइवर्सिटी को लीड करता है। मतलब यहाँ पे बहुत डाइवर्स टाइप के आपके टिश्यूज मिल जाएंगे, सेल्स मिल जाएंगे, ऑर्गन्स मिल जाएंगे। सेल इज इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को कौन इनक्लोज करे हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लांट सेल में भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और एनिमल सेल में भी होता है, बट प्लांट सेल में देयर इज अ सेल वॉल आल्सो। ओके, प्लांट सेल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में भी आपको सेल वॉल दिखने मिल जाएगा। द सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग द सेल न्यूक्लियस। अभी ये तो आपको पता होगा कि सेल है, सेल को जो मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को ही इनक्लोज नहीं करती, सेल के अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स हैं उनको भी, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, तो उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनक्लोज करे हुई है, सेल न्यूक्लियस को भी। ठीक है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या क्या होता है एनिमल सेल में? एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, एंड दस देयर जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज विद इन न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? आपका मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रॉपरली मेम्ब्रेन से बधा हुआ है, या मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसीलिए जो एनिमल सेल्स में उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो कि एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इट मीन्स न्यूक्लियस भी नहीं होगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होगा क्योंकि सेल है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसी रहता है, ठीक है, विदाउट एनी न्यूक्लियस। इट हैव डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल्स में, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक काम है, और ये सभी फंक्शंस हेल्प करते हैं नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म को मेंटेन करने में। तो आपको जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स दी गई हैं। हम पहले डायग्राम देखेंगे, फिर हम एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, देखिए बहुत डिटेलिंग में जाके हम बात नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर कभी मैंने वीडियोस बनाए तो पर्टिकुलर अगर सेल ऑर्गेनल्स पे जाके हम बात करेंगे तो एक वीडियो पे सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल्स का डिटेलिंग जो आपका कंटेंट है वो मिल पाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में क्या है कि आपको एक मेन इंफॉर्मेशन सभी ऑर्गेनल से रिलेटेड दे दी जाएगी। ये है आपका डायग्राम। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला रीजन दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। सेकेंड है आपका ये पर्पल कलर का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा है, दैट इज न्यूक्लियस। फिर है यहाँ पे आपके थर्ड लिटिल डॉट्स, जो आपको ये ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जिस स्ट्रक्चर से अटैच है, दिस इज ये ब्लू वाला जो पोर्शन नेटवर्क बन रहा है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये देख पा रहे हैं यहाँ फिफ्थ वाला, इसमें क्या है? डॉट्स अटैच्ड है, राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप्स के थ्रू आप देखते हैं तो एक रफ अपीयरेंस मिलता है। लेकिन जबकि आप ये पीछे ये आप वाला पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी ना, फिफ्थ वाला रफ एंडोप्लाज्मिक और आपका एट्थ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये अगेन आपको ये समझ में आ रहा है कि इसी का ये हिस्सा है, लेकिन यहाँ ये ब्लू डॉट्स नहीं है। तो ब्लू डॉट्स नहीं है
मींस रफ अपीयरेंस नहीं आएगा, स्मूथ अपीयरेंस आएगा। इसी के लिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा है गोल्गी अपैरेटस, आपका ये जो है आपके यहाँ पे दिखाया गया है। आप उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज 9th वन। वैक्यूल्स आपका 10th, ये पूरा स्फेरिकल है, ये सेल है, उसको ऐसे काट करके आपको दिखाया गया, ओके। क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है ना, ये भी ऊपर से बंद होगा, ये पूरा ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोसोल हो गया, फिर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे सभी ये डायग्राम्स दिए गए हैं। हम एक एक सिंगल सिंगल करके स्टडी करेंगे। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप ये वाला स्लाइड भी देख सकते हैं, इसमें जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दिया गया, कोई भी सेल का कौन सा ऑर्गेनल्स किस काम के लिए परफॉर्म करता है, ओके। अभी फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोलस। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन है जिसे न्यूक्लियोलस कहा गया है। सो इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा शेप में होता है ये? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कैसा शेप है आपका? बॉल जैसा, ओके। फाउंड इनसाइड सेल्स न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करना। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन, और अपने फंक्शन की वजह से ही ये न्यूक्लियस से अलग है, इसीलिए अंदर एक अलग सा स्ट्रक्चर है, ओके। इट डज नॉट कंटेन क्रोमोसोम, इसमें कोई क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं होता, एंड इज एबल टू शटल राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस एंड इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। तो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसका मेन काम है राइबोसोम्स को बनाना। वो वहां से राइबोसोम्स बनाता है और उन्हें उसे बाहर न्यूक्लियस के बाहर भेजता है। सेल्स कहाँ? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। तो आपको यहां से एक चीज मैं बता दूं अभी कि राइबोसोम्स का रोल प्रोटीन सिंथेसिस में है, क्योंकि राइबोसोम्स की मदद से ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ये जो डायग्राम है, जब हम इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है थोड़ा सा, उसको देखते हैं, ओके। ये जो डार्क पर्पल रीजन है, ये पूरा जो है आपका सर्कल, दिस इज न्यूक्लियस। इसके अंदर जो एक स्फेरिकल रीजन है, दिस इज न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आप छोटे छोटे ब्लू ब्लू पैचेस देख पा रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। इन राइबोसोम्स को यहाँ से बना करके न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कहाँ जब भेजा जा रहा है? बाहर भेजा जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। अगर आप देख पा रहे हैं साइटोप्लाज्म में भेज रहे हैं, और यही राइबोसोम्स में क्या हो रहा है आपका, ये पूरा मैकेनिज्म चलता है, ट्रांसलेशन वगैरह, फिर फाइनली आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका न्यूक्लियस, तो ये हमने डील कर लिया। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर था। सेकंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज अ प्रिंसिपल फीचर दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। जो मेन फीचर जो दोनों को अलग करता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, है वो है आपका न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। बिकॉज न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है? मेम्ब्रेन है। और प्रोकैरियोटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। इट मीन्स वहां न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इसीलिए न्यूक्लियस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। बाय हाउसिंग द सेल जीनोम, मतलब उसके अंदर क्या रहता है? सेल का जीनोम रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। द न्यूक्लियस सर्व बोथ एज द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड एज द सेल का कंट्रोल सेंटर। तो न्यूक्लियस के दो काम है। एक तो ऐसी जगह जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है आपका? इकट्ठा है, जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। दूसरा, सेल का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वही है। क्या फंक्शनिंग होगी, कैसे कौन सा प्रोटीन बनेगा, सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है आपका? न्यूक्लियस में। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग ऑल टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस। जितनी भी प्रोसेस है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ट्रांसक्रिप्शन होना, ये वर्ड नई नए होंगे ना। रेप्लिकेशन में आपका क्या होता है? डीएनए की रेप्लिका, डुप्लीकेट कॉपी बनती है, ओके। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। ये सारी प्रोसेस क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, विद ओनली द फाइनल स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लेकिन जो ट्रांसलेशन होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, वो साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए, जीन का एक्सप्रेशन जब होता है तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए से
डीएनए बनेगा जिससे आप क्या कह रहे हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए जो बन रहा है दैट इज ट्रांसलेशन। जब आरएनए बनता है, इसी आरएनए का ट्रांसलेट किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इतना ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस होने के लिए आप देख रहे हैं राइबोसोम्स यहाँ से क्या जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, और यहाँ से मैसेंजर आरएनए भी बाहर जाता है। ये भी हम देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, ये एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है। किस किस से बना होता है, इसमें आपके आरएनए होंगे एंड प्रोटीन्स। इट इज द सेल्युलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। क्या है, सेल्युलर मशीनरी है जो प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें दो सब यूनिट होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा सब यूनिट है ऊपर और एक ये नीचे वाला छोटा। सो दो सब यूनिट होते हैं। दीज टू सब यूनिट्स लॉक अराउंड मैसेंजर आरएनए एंड देन ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल रीडिंग ईच लेटर 3 लेटर कोडन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए। मैंने आपको एक चीज अभी बताई जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ओके, आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, अलग अलग आरएनए होते हैं। तो डीएनए आरएनए से एक आरएनए बनता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब आप लोगों को भी पता है कि डीएनए में क्या रहता है, न्यूक्लियस बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो उनका अरेंजमेंट होता है, वही वो क्या होता है, इसी को कोड करके जब रेप्लिकेशन होता है या जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यही जो आपके बेसेस हैं वो यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। 3-3 का पेयर बनके एक कोड बनता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपने देखा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा था, यहाँ से राइबोसोम बना के बाहर भेज रहा है, और यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू मैसेंजर आरएनए भी बाहर जा रहा है, राइट। अब ये है मैसेंजर आरएनए, सॉरी राइबोसोम, ये है मैसेंजर आरएनए। ये जाता है किसमें, आपके लोअर सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें, यहाँ पे जाके कोड्स होते हैं, उन कोड्स को रीड करा जाता है। तो मैसेंजर आरएनए जिन कोड्स को लेके जा रहा होता है उन्हें कोडॉन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना आपका, यहाँ पे ईच 3 लेटर कोडॉन, 3 लेटर का कोडॉन है। तो अभी अगर डिटेलिंग में नहीं समझना है, ये कुछ ऐसा समझिए कि जैसे कोई सीक्रेट कोड होता है ना, जिसे डिकोडिंग करनी होती है, तो मैसेंजर आ रहे हैं ना, 3-3 उनका कोड लेके जा रहा होता है। मान लीजिए एक यूएए है, यूरेसिल एडनिन एडनिन, इस तरीके का, ये पूरा इस तरीके से आपका आरएनए में, थाइमिन नहीं होता, तो CAG इस तरीके से। तो 3-3 क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। इन 3-3 को पकड़ करके, जो 3-3 आपके बेसेस हैं, इनको पकड़ करके क्या होती है, इनकी डिकोडिंग की जाती है। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आएगा, अडेप्टर आरएनए, वो क्या करता है, डिकोडिंग करता है। और ये पर्टिकुलर कोडॉन से जब डिकोड होते हैं तो ये किसी अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। इसे और सरल भाषा में ऐसे समझिए कि मैसेंजर आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज ला रहा है। किस चीज का मैसेज ला रहा है, उसके पास सीक्रेट कोड्स है, जो 3-3 आपके अल्फाबेट्स के होते हैं। अगर मैं समझाऊं, यहाँ पे अल्फाबेट्स कहने से यहाँ पे आपको जैसे AUG है मान लीजिए, तो 3 अल्फाबेट्स हो गए। तो ये क्या कर रहा है, कोड बना रहा है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए कोड लेके आ रहा है। अब इस सीक्रेट कोड की डिकोडिंग करनी है। इस सीक्रेट कोड की डिकोडिंग जब होती है, ये कहाँ होती है, आपकी राइबोसोम्स करता है। ये काम कौन करता है, राइबोसोम। और जब डिकोडिंग होती है, तो डिकोडिंग होने के रिजल्ट के तौर पे हमें जो रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है आपका अमीनो एसिड। वो क्या मिलता है, अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड डिकोड हुआ, फिर क्या डिकोडिंग हुआ तो एक अमीनो एसिड मिला, फिर यहाँ से दूसरा कोड आएगा जिसकी डिकोडिंग होने पे दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा तो फिर आपका तीसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। ऐसे करके अमीनो एसिड्स बिल्कुल बहुत सारे मिल जाते हैं, और इस तरीके से ये क्या बना देते हैं, एक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स तो मिलके बनाते हैं ना प्रोटीन्स। तो वही है, इस तरीके से क्या बनता है, आरएनए के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो सब यूनिट्स होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए के अराउंड लॉक हो जाते हैं। हम देख रहे हैं इस तरीके से। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके पूरे मैसेंजर आरएनए को ट्रैवल करता है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रीड करता है, और उसके रीड करके क्या बनाता है, आपका अमीनो एसिड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला डायग्राम मैंने जोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा। सपोज मान लीजिए ये एक वायर है मेरे पास,
तो मैसेंजर आरएनए अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो उसको रीड करते हुए धीरे 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 एंटायर लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए जाता रहेगा जब तक उसे स्टॉप होने के सिग्नल्स नहीं मिलते। जहाँ पे स्टॉप होने का कोडिंग आई वहां पे जो आपका प्रोटीन है वो बनना, मतलब अमीनो एसिड्स बनना बंद हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये स्टार्ट हुआ तो पहले यहाँ से हुआ, तो ये मूव करते करते इतनी सारी चीजें कोड हो गई हैं और इनकी वजह से ये जो चेन देख रहे हैं आप, बॉल जैसा, एक बॉल आपका एक अमीनो एसिड को दिखा रहा है। तो इतनी सारी बॉल्स जुड़ गई हैं, मतलब इतने सारे अमीनो एसिड्स जुड़ गए हैं। और अमीनो एसिड जुड़ के ही तो क्या बनाएंगे, आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं, तो क्या बना, प्रोटीन बना। इसी चीज को बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, द राइबोसोम सर्व एज अ डॉकिंग स्टेशन फॉर द ट्रांसफर आरएनए दैट मैचेस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे ये जो नीचे ब्लू वाला देख रहे हैं ना, दिस इज मैसेंजर आरएनए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज ट्रांसफर आरएनए। ये जो डिकोडिंग होती है ना मैसेंजर आरएनए में, जो कोड्स है उनको डिकोड करने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, तो जो राइबोसोम है वो डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए वो डिकोडिंग करेगा। ओके, each three-letter codon on messenger RNA pair with matching anticodon on a specific transfer RNA, and that specific RNA allow for the addition of a specific amino acid on the end of growing protein chain. Okay. ये मैसेंजर RNA था, 3 कोड है सपोज, इन पे कौन अटैच होगा, आपका ट्रांसफर RNA अटैच होगा। यहाँ पे मैसेंजर RNA पे कोडॉन है, तो ट्रांसफर RNA पे जो सीक्वेंस है उसे एंटी कोडॉन कहेंगे। वो क्या है, आपका एंटी कोडॉन है, वो कोडॉन एंटी कोडॉन से उसको डिकोड करेगा। और जैसे ही इसने डिकोडिंग कर ली, अच्छा कि इस अमीनो एसिड के लिए, तो प्रोटीन चेन में वो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसने इसको डिकोडिंग करी और क्या करा, आपका प्रोटीन यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा, प्रोटीन सॉरी अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा प्रोटीन चेन से। The ribosomes then break up after the completion of protein, और जब प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद राइबोसोम की जो वो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से राइबोसोम वर्क करता है। और राइबोसोम का टोटल मशीनरी देखिए, जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है। बाद में मैं जब राइबोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और डिटेल उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका जो डिटेलिंग में बात की जाएगी, किस तरीके से कौन से कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड होता है और किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपरली हो रहा है, वो सब वहां देखा जाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, वेसिकल्स। सो दे आर द स्मॉल सेल्यूलर कंटेनर्स, छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। इनका बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शन ये शो करते हैं, जैसे कि दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल दैट एन ऑर्गेनिजम्स नीड टू सर्वाइव एंड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। ये ऐसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं जो ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, या फिर वेस्ट मटेरियल के रिसाइकल के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो आपके वेसिकल्स हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग टाइप के, एक तो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट करने का, सेक्रेटरी वेसिकल, सेक्रीशन के लिए, लाइसोसोम्स, ये तो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे से। कुछ और भी फंक्शंस हैं वेसिकल्स के, जैसे एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिक सब्सटेंस एंड पैथोजेंस, बाहर से आए हुए टॉक्सिक एलिमेंट्स को या जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करता है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरीके से ये क्या करता है, डैमेज एंड इन्फेक्शन से क्या करता है, सेल को बचाता है। अब आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस में ना बाहर से मटेरियल को अंदर लिया जाता है सेल में। तो मान लीजिए यहाँ पे रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर मेडिएटेड में ये जो एंडोसाइटोसिस हो रही होती है वो रिसेप्टर के थ्रू हो रही होती है। तो जो भी टोटली जो यहाँ पे एक कंक्लूड करूंगी कि बाहर से कोई चीज आई तो यहाँ पे एक आपका सेल उसे अंदर लेते, जैसे अमीबा में होता है, राइट। तो वो जो आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को गई और फिर ये क्या करती है, उस स्ट्रक्चर को एक बिल्कुल गोल वेसिकल के फॉर्म में वेसिकल ही बन जाता है, और उस फॉर्म उसके अंदर वो जो मटेरियल होता है वो होता है। जब ये वाला प्रोसेस रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिगेंड आया, रिसेप्टर आया, इसने अंदर लिया और एक वेसिकल जैसा बना दिया, तो ये से आप रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कह देते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के जस्ट पास थे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल मूव। सेल के अंदर एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जिसके थ्रू प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड एट ऑर्गेनेल्स कॉल्ड राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन मिलेंगे, हमने पढ़ लिया। So when protein are destined to be part of a cell membrane or exported from cell, the ribosome assembling them attached to the endoplasmic reticulum, giving it rough appearance. जब प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होना होता है
ठीक है। सेल ऐसे प्रोटीन, क्योंकि आप सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपने भी पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जिन्हें सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनना है या फिर जिन्हें सेल से एक्सपोर्ट करना है, तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके अटैच हो जाएंगे और जिससे रफ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ अपीयरेंस मिलता है, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका स्मूथ भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं, एंड इन जनरल इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। उसका मेन काम क्या होता है, सेल के बाकी फंक्शनिंग करने के लिए जो भी प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है उनको वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही जाएंगे। इसे इसीलिए बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें। The rough endoplasmic reticulum has on its ribosomes, which are small, जो कि छोटे होते हैं, राउंड ऑर्गेनल्स है जिनका फंक्शन है प्रोटीन को फॉर्म करना। Sometimes when those protein are made improperly, the proteins stay within the endoplasmic reticulum. और जब कभी राइबोसोम्स के थ्रू जो प्रोटीन्स है वो इम्प्रॉपरली बनाए जाते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही रहते हैं। Then there's the smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। जो राइबोसोम्स तो होते नहीं है, तो राइबोसोम्स नहीं होते तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, तो वो बाकी चीजें लिपिड्स वगैरह ये सारी चीजें बनाता है कौन, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखिए अब आगे हम गोल्गी अपैरेटस में। कहाँ पे था आपका सेल में, अगर देखें हमने न्यूक्लियोलस पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिन्हें डॉट दिया गया दैट इज आपका राइबोसोम्स, वो पढ़ लिया। अब यहाँ पे पास में जो 6 नंबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल्गी अपैरेटस, इसको डील करेंगे। सो सेक्रेशन क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स रिक्वायर द कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एंड सेल्यूलर मशीनरी। प्रोटीन्स बनाने का काम राइबोसोम्स का है और वो अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, समझिए। लेकिन एंडोप्लाज्मिक जब उसे रिलीज करना है, प्रोटीन बना के भेजना भी तो है ना जगह जगह पे, तो जब उसे भेजना होता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग करते हैं, तब जाके सेल जो प्रोटीन है उसकी उसकी डिजायर्ड प्लेस पे या उसकी फेटेड प्लेस पे उसे पहुंचाया जाता है। सो आफ्टर सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, proteins are exported to the Golgi apparatus, a multi-compartment organelle that is protein modifying, packaging and distribution center of secretory pathway. न्यूक्लियस था, देखिए यहाँ पे समझते हैं। न्यूक्लियस था, राइट। न्यूक्लियस से क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए आया बाहर, मैसेंजर आरएनए किससे अटैच हुआ, आपका राइबोसोम से अटैच हुआ। राइबोसोम किससे अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन बन जाएगा लेकिन उसे उसे जगह में तो भेजना है, ये सब सेल के अंदर है, उसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन भेजना है सपोज, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ से इन प्रोटीन को कहाँ भेजा जाएगा, गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस में उसका मॉडिफिकेशन होगा, अगर किसी प्रोटीन के को मॉडिफाई करने की जरूरत है, उनकी पैकेजिंग होगी और उसके बाद इसे यहाँ से सेक्रेट किया जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव जगह पे जहां उसे भेजना है वहां उसे भेजा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गोल्गी अपैरेटस एक मल्टी कंपार्टमेंट ऑर्गेनल है जहां पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा अगर रिक्वायर्ड है, उसकी पैकेजिंग होगी और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जहां उसे जाना है। ठीक है, इसीलिए बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ सेक्रेटरी पाथवे। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एंड इनक्लोज्ड सैक। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है और इनक्लोज सैक जैसे स्ट्रक्चर से ये आपका मिलके बना होता है, आपको मेम्ब्रेन्स दिख रही है, राइट। नाउ जिन्हें क्या कहते हैं आप, सिस्टर्ने, जिन्हें क्या कहते हैं आप, सिस्टर्ने एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स, और इनसे एसोसिएटेड क्या होते हैं, इनके वेसिकल्स होते हैं। ठीक, प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटर इट्स सिस फेज। यहाँ पे सिस फेज से प्रोटीन एंटर करेगा, मॉडिफाई होके पैकेजिंग होके उसका रिलीज कहाँ से होगा, आपका ट्रांस फेज से। सो विच इज कॉन्वेक्स, ये वाला फेज कैसा रहता है आपका, कन्वेक्स शेप में रहता है एंट्री फेज से, एंड यूजुअली ओरिएंटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस के साइड पे होगा। They are transported through the Golgi and exit from its concave
ट्रांसफेज, ट्रांसफेज से इसका जो कनकेव है वहां से, कनकेव फेज से वहां से बाहर हो जाएगा। एज दे पास थ्रू गोल्गी प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, जब वो गोल्गी से पास होते हैं तो प्रोटीन्स को मॉडिफाइड किया जाता है और उन्हें सॉर्टेड किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर टू देयर इवेंचुअल डेस्टिनेशन विद इन द सेल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें अगर मैं बताना चाहूँ ये वाला स्लाइड के थ्रू, देखिए हुआ क्या, यहाँ पे, यहाँ से मैसेंजर आरएनए आए, कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे क्या है, आपके राइबोसोम्स है, मतलब प्रोटीन बना। इस प्रोटीन को किसके थ्रू कहाँ भेजा जाता है, आपका गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज से ही आएगा और ट्रांस फेज से क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन में आते आते इसका मॉडिफिकेशन होगा, शॉर्टिंग होगी और यहाँ से इसे बाहर भेजेगा। इसके अलावा इसे जहां भी जाना, मान लीजिए मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस के लिए जाना, बायोजेनेसिस के लिए, तो ये मेम्ब्रेन में चला जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, साइटोस्केलेटन। यहाँ पे देखते हैं साइटोस्केल, आपका लिखा है 7th नंबर, वेयर 7, ये स्ट्रक्चर दिखा है आपका। दिस इज साइटोस्केलेटन। क्या होते हैं साइटोस्केलेटन? तो साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प सेल टू मेंटेन देयर शेप। देखिए हम में जो स्केलेटन होता है, हम में भी स्केलेटन किस चीज के लिए हेल्प करता है, आपका शेप मेंटेन करने के लिए। तो साइटोस्केलेटन का भी काम क्या है, सेल की शेप को मेंटेन करेगा और उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट दैट इनेबल सेल टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस फॉर डिवीजन एंड मूवमेंट। जो सेल के मूवमेंट और डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है, ऐसे फंक्शन को क्या करेगा, साइटोस्केलेटन मेंटेन करेगा। यूकैरियोटिक सेल्स के केसेस में साइटोस्केलेटन आपका फिलामेंटस प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, फिलामेंटस प्रोटीन का। ओके, सो साइटोस्केलेटन किस किस चीज से मिला है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल से, एक्टिन फिलामेंट से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, आपका साइटोस्केलेटन बनता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये साइटोस्केलेटन में बना, इससे बनते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल इंटर्न किससे बना है, आपका ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। फिर आते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट्स, जो कि एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं, ये जो आपको प्रोटीन दिख रहा है, दिस इज एक्टिन प्रोटीन। जबकि जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स है वो डिफरेंट सब यूनिट से जाकर के क्या मिलते हैं, बनते हैं। ओके, तो ये है आपका क्या, साइटोस्केलेटन, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साइटोस्केलेटन फिलामेंटस प्रोटीन्स के बने होते हैं, और या फिर और डिटेलिंग में जाके देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। इंटर्न जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होगा, एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, फिलामेंट जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो डिफरेंट सब यूनिट्स के बने होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। कितनी मेम्ब्रेन है इसमें, 2 मेम्ब्रेन है। क्या करता है ये, इट जनरेट केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी का जनरेशन करेगा, जो कि सेल की बायोकेमिकल एनर्जी रिएक्शंस के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ये कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता है कि एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। इनके पास खुद का क्रोमोसोम होता है और खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हो गया और आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिनमें खुद के क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, डीएनए भी है यहाँ और राइबोसोम्स भी है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब गैमेट्स यूज होते हैं, जब न्यूबॉर्न बनता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसे उसकी मदर से के साइड से ही मिलता है। फादर के साइड से माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं मिलता, क्योंकि जो स्पर्म है जब वो फ्यूज करता है, राइट, उसके जो मिडिल पीस वाला पोर्शन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो चीज एंटर करते हैं दैट इज एक्रोसोमल प्रोटीन। ये वाला पोर्शन एंटर करता है, जो आपका यहाँ पे एक्रोसोम, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेन होती है, इसीलिए मदर के से ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ठीक है, इन एडिशन माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिक अमंग द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिसमें क्या होता है, आपका खुद का डीएनए है, उसमें ट्रांसफर आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा और कुछ माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटीन्स होंगे। So the matrix contain mitochondrial genetic system as well as enzyme responsible for the central reaction of oxidative metabolism. यहाँ पे हो रहा है ना ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, उसके लिए जो भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है
वो सब यहीं पे होता है, ठीक है। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस जैसे रिस्पायरेशन पढ़ते हैं तो ग्लूकोज से पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, लेकिन इस पायरुवेट से जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो वाला प्रोसेस सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो इसके लिए जितने भी एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है सब किसके अंदर होता है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास वो होते हैं। आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसके जो बाहर वाला है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इसकी इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग्स बना लेती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। ओके, The oxidative breakdown of glucose and fatty acids is the principal source of metabolic, और यही ऑक्सीडेटिव जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसी से एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, अब आते हैं आपके वैक्यूल्स में। प्लांट्स में, प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा होता है वैक्यूल्स, एनिमल सेल में जो उसका साइज है बहुत काफी छोटा रहता है, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में आप कह सकते हैं कि उसका एक अच्छा खासा पोर्शन क्या करता है, इतना आप देख रहे हैं इसका मेन पोर्शन किसने घेर लिया, वैक्यूल ने घेर लिया, कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है साइड में। सो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट है, लेकिन वैक्यूल का साइज एनिमल्स में छोटा देखा गया है और प्लांट्स में बड़ा देखा गया है। इन एनिमल सेल किस चीज स्मॉल होते हैं साइज में, और सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिक्वेस्टर करते हैं, उसको रिमूवल करने में हेल्प करते हैं। जबकि प्लांट्स में इनका साइज बड़ा देखा गया है और ये वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए प्लांट्स में ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर स्केलेटन सिस्टम जैसा कोई चीज नहीं है, तो वैक्यूल ना हेल्प करता है सेल का शेप मेंटेन करने में, इसीलिए वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में भी ऐसी सेल्स जो डिवाइडिंग सेल्स है जिन्हें मेरिस्टेम्स कहते हैं ना, उनमें वैक्यूल्स नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल्स अच्छा खासा स्पेस घेरता है। दूसरा वो अगर वो उससे क्या होगा, आपको टर्जिडिटी मिलती है, ठीक है, रिजिडिटी मिलती है प्लांट की सेल को, तो जो डिवाइड करने में उन्हें क्या करता है, दिक्कत करता है। इसीलिए प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में डिवाइडिंग सेल्स है जिन्हें आप मेरिस्टेम्स कहते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होते। So in case of plants, they play a pivotal role for growth and development. Growth और development के लिए vacuoles बहुत important role play करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल की एसिडिटी को मेंटेन करते हैं, टर्जर प्रेशर मेंटेन करते हैं, राइट, रेगुलेटिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, controlling the transport, localization of key proteins through endocytotic and lysosomal vacuolar transport pathway। मैंने बताया था ना, कोई चीज अंदर आती है तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसमें भी जाकर फिर वैक्यूल्स मिलेगा। तो एंडोसाइटिक पाथवे में, लाइसोसोमल वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट में, इनमें सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एंड रिस्पॉन्डिंग टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्टेट। ये जो मेन काम है ये प्लांट सेल से रिलेटेड है। ओके, फर्दर प्रोटीन्स लोकलाइज, अच्छा ये जो टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो फर्दर प्रोटीन लोकलाइज ईदर टोनोप्लास्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन में और इनसाइड वैक्यूल्यूमन आर क्रिटिकल फॉर द फूड क्वालिटी। जो प्रोटीन्स वैक्यूल की मेम्ब्रेन में भेजे जा रहे हैं या वैक्यूल के अंदर जा रहे हैं, वो फ्रूट की क्वालिटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए वैक्यूल्स का मेजर पोर्शन प्लांट्स में कवर करा गया है। तो क्योंकि मेन मतलब एनिमल सेल से ज्यादा जो वैक्यूल्स है उसका फंक्शन किस में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में होता है। अब आता है आपका साइटोसोल। देखिए साइटोप्लाज्म तो पढ़े होंगे, राइट। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है ना, प्लाज्मा के अंदर का जो लिक्विड ऑर्गेनल है, जो लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर आप साइटोप्लाज्म में से सारी सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर देंगे तो जो खाली लिक्विड फेज बनेगा दैट इज साइटोसोल। इसीलिए सॉल्युबल फेज है साइटोप्लाज्म का, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती। मतलब अगर आप साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं तो जो बचा है उसे आप क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। The intracellular aqueous compartment that surround all subcellular organism, ऐसा जो aqueous compartment जो बाकी सेलुलर ऑर्गेनल्स को कवर करता है, ये सराउंड करता है, उसे क्या कहते हैं, आप साइटोसोल कहते हैं। इसमें वाटर होगा, किस किस चीज से मिलकर बनाता है, वाटर, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इंटरमीडिएरी मेटाबोलाइट्स। क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। आपने देखा बाहर कि न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आया, बट मैसेंजर आरएनए कोई सेल ऑर्गेनल थोड़ी है, वो जाकर के साइटोसोल में ही रहेगा। तो आप सेल ऑर्गेनल्स हटा रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जैसी चीजें नहीं हटा रहे, इसीलिए वो साइटोसोल का क्या है, हिस्सा है। द साइटोसोलिक कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑस्मोरेगुलेशन, किसमें हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसडक्शंस में, ट्रांसपोर्ट में,
मेटाबोलाइट्स को डिलीवरी करने में, सिलेक्टेड सेलुलर लोकेशंस में और सेवरल मेटाबॉलिक पाथवे में क्या करता है, हेल्प करता है। अभी जैसे ही हमने प्रोटीन्स के लिए पढ़ा, हमने कहा कि प्रोटीन्स बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गए, क्योंकि वहां उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें क्या है, राइबोसोम्स अटैच है। गया कहाँ, गोल्गी apparatus के। अब मान लीजिए किसी किसी मेम्ब्रेन के पास भेजना है, तो हवा में थोड़ी उड़ के जाएगा ना, गोल्गी apparatus से साइटोसोल के ही थ्रू तो जाएगा। तो साइटोसोल के थ्रू क्या होता है, डिलीवरी ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, चीजें ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। The cytosol plus many cytoplasmic organelles suspended in it constantly moves around a healthy plant cell. Plant cell में क्या होता है, साइटोसोल और कुछ ऑर्गेनल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहती हैं। इस फिनोमेना को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है। ओके, अब है आपका लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स क्या है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। क्या ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे? नहीं। दूसरा, इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्रेक करते हैं एक्सेस एंड वॉर्न आउट पार्ट्स, सेल के ऐसे पार्ट्स जो खराब हो गए उनको ब्रेक करने का काम करता है। और ये बैक्टीरिया और वायरस को भी इन्वेट करने का काम करता है। देखिए, इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है कि कभी भी ड्यू टू सम ऐसे इन्फेक्शंस जो सेल को खराब कर रहे हैं, सेल जो इधर उधर फैल सकता है, दूसरी सेल्स में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे मैकेनिकल इंजरी या आप केमिकल इंजरी कह सकते हैं, उस केसेस में क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है। लाइसोसोम बर्स्ट करता है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होकर पूरा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा है, सेल सुसाइड बैग कहा गया। ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, खुद के डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। जिससे आप जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है ना सेल का, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम करी हुई है, सेल अचानक से नहीं मर रहा है, पूरा प्लानिंग की जा रही है कि क्या बोलते हैं, सेल को डेथ करना है, इसीलिए दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। और इसमें क्या करता है, आपका लाइसोसोम हेल्प करता है। तो जो लाइसोसोम्स होता है उसका एसिडिक पीएच है, और ये एसिडिक पीएच बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। सो दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या करता है लाइसोसोम्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। अब ये वाला पॉइंट समझिए कि ऑल द लाइसोसोमल एंजाइम्स, जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम है वो एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे, विच आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच 5, अराउंड 5 पीएच के अराउंड वो एक्टिव होते हैं, जो कि लाइसोसोम्स के अंदर मेंटेन रहता है, बट नॉट एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच पे वो एक्टिवेट नहीं होते, जो क्योंकि जो बाकी सेल जो साइटोप्लाज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसका पीएच न्यूट्रल रहता है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर पीएच क्या है, एसिडिक है, इसीलिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहां है जो कि एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। सो लाइसोसोम कंटेन अबाउट 50 डिफरेंट डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। ये आपके 50 डिफरेंट डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, जो कि क्या क्या हाइड्रोलाइज करने की टेंडेंसी, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे, डीएनए को, आरएनए को, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड्स में चेंज कर देंगे, डीएनए को शुगर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस बेस अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, इस तरीके से ये वर्क करेंगे। म्यूटेशन इन द जीन दैट इनकोड दीज एंजाइम्स, ऐसे जीन्स, देखिए एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स, तो एंजाइम्स को इनकोडिंग करने के लिए जीन का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे जीन्स जो इन एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, कौन से एंजाइम्स के लिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए, अगर उन जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 30 ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस। ऐसा देखा गया है। जीन से क्या होगा, जीन से कौन से एंजाइम्स बन रहे हैं, सभी एंजाइम, सब चीज के लिए आपका, मैंने बोला ना, जीन्स हर किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। तो इन्हीं जीन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, सॉरी ये एंजाइम्स बन रहे हैं इन जीन के एक्सप्रेशन से। तो मान लीजिए ये जो जीन्स है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इन जीन्स में कुछ आपका म्यूटेशन हो जाता है तो देखा गया है कि इसकी वजह से 30 जो आपके जेनेटिक डिजीजेस हैं वो देखी गई हैं, जिन्हें आप लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं, क्योंकि वो लाइसोसोम्स के एंजाइम की वजह से हो रही है, और वो एंजाइम के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो गए, म्यूटेट हो गए। बिकॉज अनग्रेडेड मटेरियल एक्यूमुलेट विद इन द लाइसोम्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, इसकी वजह से क्या हो जाता है, अनडिग्रेडेड मटेरियल क्या होने लग जाता है, लाइसोम्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो म्यूटेट हो चुका है, तो जो एंजाइम बनना चाहिए वो एंजाइम क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं। ठीक है, अब है आपका सेंट्रोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं आपके, ठीक, तो ये क्या है, आपका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
द सेंट्रोसोम इन एन ऑर्गेनेल फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम है वो आपका कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एज वेल एज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ that is capable of acting as a microtubule center organizing center throughout the cell cycle, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्ला ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? जनरली आपका सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इट कैन मैच्योर, ये मैच्योर हो जाता है स्पिंडल पोल। जब आप माइटोसिस देखते हैं वहां पे स्पिंडल पोल्स का फॉर्मेशन होता है, तो बन कहाँ से होता है? सेंट्रोसोम से बन रहे होते हैं। जो सेंट्रोसोम है इज इन्वॉल्व इन मोर देन जस्ट माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। न्यूली आइडेंटिफाइड जो रोल है सेंट्रोसोम्स का देखा गया है डायरेक्टिंग मेम्ब्रेन ट्रैफिक, मेम्ब्रेन के ट्रैफिक को डायरेक्ट करने में, फॉर्मिंग इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्सेस, इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स को फॉर्मेशन, और सेंसिंग स्ट्रेस सेंसेशन में इसका क्या है? आपका रोल है। तो ये फंक्शंस को क्या करना है? आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये न्यूली आइडेंटिफाइड फंक्शन है किसके? सेंट्रोसोम्स के। डिवाइड करने में हेल्प करता है, ये तो हमें पहले से पता है, राइट। अब आ जाते हैं लास्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आपका एक इंटरफेस है जो सेल और उसके जो एनवायरनमेंट है उसे बाहरी एनवायरनमेंट उससे अलग रखता है, राइट। अगर ये सेल है, सेल के अंदर के कंटेंट है, तो इसे बाहर के एनवायरनमेंट से क्या रखेगा? अलग रखेगा। बाकी ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, राइट। ये सिलेक्ट करती है। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन मतलब कोई भी चीज इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। सिलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स ही क्या कर पाते हैं? उसे क्रॉस कर पाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है, विद अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है, विच प्ले अ रोल इन द लाइफ ऑफ सेल। तो आपका क्या है? जो कि सेल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। इसमें क्या है? अगर आप डिटेल से देखेंगे, ये इसकी हो गई टेल और ये इसका हो गया हेड। तो जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग, इसीलिए वो बाहर की तरफ है, क्योंकि सेल के बाहर एक्वस एनवायरनमेंट पाया जाता है। लेकिन ये जो टेल दिख रहा है, ये सेल के अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, इसीलिए अगर मान लीजिए ये सेल है तो यहाँ भी एक्वस एनवायरनमेंट है, यहाँ भी। इसीलिए ये क्या है? आपका बायोफॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, मतलब इस तरीके से कि जो इनके जो टेल्स हैं वो दोनों साइड अंदर ही रहेंगे, वाटर के कॉन्टेक्ट में ही नहीं रहते। इसके अलावा आप प्रोटीन्स देखेंगे, प्रोटीन्स भी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर पोर्शंस पे अटैच्ड है। फिर आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब ये प्रोटीन्स के ऊपर से भी क्या अटैच होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं, क्योंकि प्रोटीन से क्या अटैच्ड है? आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं आपका। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी आपका लिपिड लेयर में पाया जाता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मेरा अलग से मैंने कुछ सीरीज बनाई है वीडियोस की, तो आप उसे देख सकते हैं। वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से, उसके हर एक प्रोटीन्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फंक्शनिंग रहती है, ये सारी चीजों को डिस्कस करा गया है। तो यहाँ पे आज हमारा ये एनिमल सेल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू।